गुड इवनिंग दोस्तों मैं रमनदीप आप सभी का डेली अभ्यास की आज की जो डे 10 की क्लास है हमारी उसमें स्वागत करता हूं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे द्वारा यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। आप लोग जिनको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न से और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप इसको ज्योग्राफी सेक्शन में भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत, चार विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि मरीन प्लांट जो समुद्री पौधे होते हैं, ठीक है, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें यहाँ पर, और मैंग्रोव। इन चारों में से यह पूछ रहा है प्रश्न कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होगा। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, जो सिंपल अर्थों में अगर मैं यहाँ बताऊं, आप लोगों को पता होगा जो हमारा समुद्र होता है, जो ओशियन होता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है और ऑक्सीजन को वहां पे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा आप लोग, चूंकि जो समुद्री पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को सबसे बड़ा प्रोड्यूस करते हैं, ये करीब टोटल वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसका 70% में योगदान देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन का स्थान जो कि 28% ऑक्सीजन में योगदान रखता है और बाकी अन्य मिलकर के करीब 20% का योगदान वहां पर रखते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो समुद्री पौधे होते हैं दोस्तों वो सबसे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, आप एक बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो समुद्र में जो फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है जिनको, ठीक है, वो ही समुद्री पौधे होते हैं और वही इनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, प्रस्तावना जो प्रियम्बल दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको याद कर लीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज कि आप में से किन किन दोस्तों ने प्रियम्बल को याद कर लिया है। ठीक है, याद कर लीजिए अपने मेज के आगे, आप जहां पर टेबल पे बैठते हैं पढ़ते हैं वहां पर प्रियम्बल को जो है एक पेज वहां पर चिपका दीजिए ताकि आप अगर कभी बैठे हुए हैं तो प्रियम्बल को आप देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको पढ़ ले रहे हैं, तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो प्रियम्बल जो है आपको शब्द टू शब्द एक एक शब्द उसका याद हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने डे 10 की बस 10 क्लास की है डेली अभ्यास की सीरीज में, लेकिन इस पूरी सीरीज के अंतर्गत अभी तक 4 से 5 बार प्रियम्बल पर बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे सामने। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न भी देखेंगे तो वहां पर भी प्रियम्बल पर, प्रस्तावना पर अच्छे खासे क्वेश्चंस की संख्या वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रस्तावना तैयार रखना है, प्रस्तावना से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 कथन दिया है दोस्तों। पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, वो प्रस्तावना के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। देखिए यहां पर जो की वर्ड है उसको समझिएगा, कह रहा है कि किसी भी भाग में। ठीक है, ये एक बात समझिएगा। ठीक है, प्रस्तावना के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करती है। ठीक है, मुझे लगता है कि यह यूपीएससी के किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन आया हुआ है वहां पर ऑलरेडी। तो देखिए आप लोगों को पता होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में जो फेमस वाद था और जो केशवानंद की भी अभी हाल ही में मृत्यु भी हुई है। ठीक है, 1 साल पहले। तो आप लोग समझ सकते हैं केशवानंद भारतीवाद पॉलिटी का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट केस रहा है अभी तक का। ठीक है, तो इस केस के बारे में आप लोग पढ़िएगा, डिटेल में स्टडी करिएगा कौन कौन से इसके बाद संशोधन किए गए थे। ठीक है, और इसने जो आधारभूत ढांचे का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पूरी पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अपने इस निर्णय में कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संसद जो चाहे वो संशोधन करे, लेकिन जो मौलिक तत्व है संविधान का, जो आधारभूत लक्षण है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक बात समझिएगा दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना में हम कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते। जैसे कि मानिए अभी तक आप लोगों को पता है प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है, लेकिन मानिए अगर हम प्रस्तावना में भी कोई गवर्नमेंट आती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट, और संशोधन करके यह कहती है कि हम गणतंत्र की जगह वहां पर राजशाही तंत्र की स्थापना करने की बात करते हैं। ठीक है, तो हम संशोधन अगर कर दे प्रस्तावना में ऐसे 2/3 बहुमत से, तो क्या वो संशोधन मान्य होगा? बिल्कुल नहीं मान्य होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आप जो प्रस्तावना का, जो संविधान का जो मौलिक ढांचा है उसको चेंज नहीं कर सकते। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, तो वो गणतंत्र ही रहेगा, उसको आप वहां पर चेंज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो संसद है वो प्रस्तावना के किसी भी भाग में संशोधन नहीं कर सकती है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है और अभी तक किया भी है 1 बार। ठीक है, 1 बार संशोधन किया है, 3 नए शब्द जोड़े गए थे वहां पर, वो हुआ है, लेकिन
इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी पार्ट में वहां पर संशोधन कर दें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों, जो प्रस्तावना है वो विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करता है। तो एक बात समझिएगा दोस्तों, यह कथन गलत है। गलत क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो प्रियम्बल होता है ना, वो प्रकृति में गैर न्यायोचित होता है, अर्थात उसको आप उस पर आप केस नहीं लड़ सकते कि नहीं मुझे यह अधिकार चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अर्थात जो भी न्यायालय होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट होंगे, वहां पर जो प्रियम्बल है वो प्रवर्तनीय नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और कहता है कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, अर्थात जो विधायिका है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको प्रस्तावना से कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है, न ही जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही कथन जो दोस्तों दिए हुए हैं, दोनों कथन गलत है। इसका आंसर क्या हो गया, डी। और देखिए, ये प्रस्तावना का प्रियम्बल का बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। ये बात आप लोग समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, बेसिक अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। और मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों का अर्थशास्त्र नहीं तैयार है, इकोनॉमिक्स नहीं तैयार है, वो लोग क्या करिए आप लोग कि एक कुमार अमृतसर का एक नोट्स आता है, ठीक है। प्रॉपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं सर, उनके आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। और वो नोट्स आप लोग पढ़ लीजिए, प्रॉपर अच्छे नोट्स वहाँ पर दिए हुए हैं सर के द्वारा। तो वो नोट्स आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स वहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिनी इंडेक्स या गिनी गुणांक मुख्यतः निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, ठीक है। चार ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला विकल्प है दोस्तों आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर डिस्पैरिटी और पर कैपिटा इनकम। ये चार ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया और कह रहा है कि जो गिनी इंडेक्स है, जो गिनी गुणांक है, वह निम्नलिखित में से किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दो चीज समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों। एक होता है लॉरेंज कर्व, ठीक है, लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे जनसंख्या में, पूरे अर्थव्यवस्था में, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लॉरेंज कर्व कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, इसी ग्राफ के आधार पर हम लोग गिनी कोफिशिएंट का निकालते हैं। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो आय असमानता होती है, जो इनकम इनइक्वालिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के मध्य में होती है, ठीक है। 0 मतलब क्या होता है कि पूर्ण समानता है, अर्थात कोई भी असमानता विद्यमान नहीं है समाज में, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है 0, ठीक है। और 1 का जो डिजिट होता है वो कहता है कि पूर्ण रूप से असमानता, इनइक्वालिटी समाज में, देश में विद्यमान है, ठीक है। आप लोग एक बात समझिएगा दोस्तों, जो गिनी इंडेक्स है और जो लॉरेंज कर्व है, दोनों इनकम इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ग्राफ समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है, देखिएगा, ये होता है आपका एक ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर इस एक्सेस पर, ठीक है, जो वाई एक्सेस है, जो वर्टिकल एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पर हम आय दिखाते हैं, राष्ट्रीय आय जो होती है वो दिखाते हैं। और यहाँ पर आप लोग जो है, जो एक्स एक्सेस होती है, ठीक है, जो क्षैतिज अक्ष होता है, यहाँ पर हम लोग जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके आधार पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए, परफेक्ट इक्वालिटी क्या होगी, ये इक्वालिटी होगी परफेक्ट। लेकिन जनरली ऐसा होता है, तो जो डिफरेंस होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। ये बात आप लोग समझिएगा और इसी को हम लोग गिनी इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का गिनी इंडेक्स के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा इस बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है, समझिएगा आप लोग। और देखिए, ये जो हम लोग पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा ओपन टेस्ट है, जो हमने ओपन टेस्ट बनाया था आप लोगों के लिए। 8 नवंबर को यह टेस्ट हुआ था, आप में से बहुत से दोस्तों ने दिया भी होगा, तो उसी का हम लोग डिस्कशन करो। और इस आधार पर आप लोग देख सकते हो जो हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज बनाई गई है वो कितनी अच्छी है। यहाँ पर हम लोग हर सेक्शन से, हर पार्ट से हमने अच्छे क्वेश्चंस लिए, प्रीवियस ईयर के ढांचे को हमने यहाँ पर बनाए रखा है, ये बात आप लोग समझिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटिश भारत में अकाल की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आयोग नियुक्त किए गए थे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के सामने दिया है कि ब्रिटिश भारत में अकाल, ठीक है, जो अकाल पड़ा था उसके संदर्भ में कुछ आयोग, कुछ कमीशंस की स्थापना की गई थी। कह रहा है कि 3 आयोग का यहाँ पर नाम दिया आप लोगों के सामने। देखिए, पहला दे रहा है कैंपबेल आयोग, फिर है सैडलर कमीशन और फिर कह रहा है स्ट्रेची कमीशन। इन तीनों में से किसकी स्थापना अकाल की समस्या से निपटने के लिए की गई थी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताऊं, अगर जो सैंडलर कमीशन है, पहली बात तो जो सैंडलर कमीशन है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी था, उसकी समस्याओं पर रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर कमीशन की स्थापना 1917 के टाइम पर की गई थी। और इसने क्या किया कि जितने भी भारत में यूनिवर्सिटी थे, जितने भी विश्वविद्यालय थे, उन सभी के संदर्भ में अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। तो ये जो है सैंडलर कमीशन को
एजुकेशन के संदर्भ में है, ठीक है, विश्वविद्यालय के संदर्भ में, न कि अकाल के संदर्भ में। तो सेकंड विकल्प यहाँ पर आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड ऑप्शन काटेंगे, देखिए पहला कट गया, दूसरा कट गया और चौथा कट गया, ठीक है, क्योंकि देखिए सब में दो दो आया हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो गया? 1 और 3। ये होता है आपका एलिमिनेशन अप्रोच। एलिमिनेशन अप्रोच मतलब क्या हुआ कि आपके सामने 3 से 4 विकल्प था, आपको एक विकल्प पर एकदम श्योरिटी के साथ पता है कि ये चीज नहीं होगा, ठीक है। आपको जैसे ये बात कंफर्म हो और आपने क्या किया, जो आपके सामने ABCD 4 विकल्प दिए हुए थे उनमें से ऑप्शन को एलिमिनेट करने का स्टार्ट किया और आप देखेंगे कि आप आंसर पर, कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस में होता है, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से अप्रोच करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात। अब मैं अगर आप लोग को इन दोनों कमीशन के बारे में बताऊं, कैम्बेल आयोग और स्टेचे कमीशन, ठीक है। देखिए क्या होता है दोस्तों कि 1860-70 के दौरान, ठीक है, 1860-70 के दौरान, एग्जैक्टली बताओ तो 1866 के दौरान, ठीक है, उड़ीसा में अकाल पड़ा और उस अकाल को रोकने के लिए, ठीक है, ऐसा बार बार अकाल न पड़े, आगे न पड़े, जॉर्ज कैम्पबेल कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये पहला कमीशन हो गया। दूसरा कमीशन क्या हुआ कि जब जॉर्ज कैम्पबेल कमीशन ने जो रिपोर्ट अपनी दी, उस रिपोर्ट को सही से फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, उस पर जो उसने अनुशंसा की थी, जो संस्तुतियां दी थी, उसको फॉलो नहीं किया गया। तो इस कारण से क्या हुआ कि 1876 में पंजाब, यूपी, मद्रास, जो इस पूरा रीजन था, वहां पर भी अकाल बहुत बड़े संकट के तौर पर उभरा। तो उस समय 1880 के टाइम पर स्ट्रेची कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये दोनों कमीशन, कैम्बेल कमीशन और स्ट्रेची कमीशन, दोनों आयोग के लिए स्थापित, अकाल के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखो दोस्तों हम लोग, तो अगला क्वेश्चन देखिए साइंस एंड टेक का है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों कि डबल डेकर बसों के ऊपरी डेक में, जो डबल डेकर बस होती है, आप लोगों ने देखा होगा, कई मेट्रो सिटीज में ऐसी बसें चलती भी हैं, ठीक है, और नहीं देखा आपने तो मूवी में तो जरूर देखा होगा, ठीक है। बहुत सारी मूवीज हैं जहां पर डबल डेकर बस दिखाए गए हैं, ठीक है। तो डबल डेकर बसों के ऊपरी डेक में यात्रियों को सामान्यतः खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, अर्थात डबल डेकर बसों के संदर्भ में क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का बेसिक क्वेश्चन है। हमने इससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया था साइंस एंड टेक का, जहां पर एक पक्षी है, वो AC करंट के तार पर बैठी हुई है और वहां पर हमने क्वेश्चन एक देखा था, ठीक है। ऐसा ही एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि जो डबल डेकर बस में जो ऊपरी डेक होती है, वहां पर व्यक्तियों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होती, वहां पर हमको बैठना ही पड़ता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 4 विकल्प दे रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि यह जो है वाहन की स्थिरता को कम कर देता है, अगर व्यक्ति वहां पर खड़े रहें तो जो वाहन की स्थिरता है वो कम कर देगा। तो सिंपल सा अगर हम लोग सोचे दोस्तों, तो अगर सही बात कह रहा है ये, अगर हम लोग ऊपरी डेक पर खड़े रहेंगे तो जो वाहन की स्टेबिलिटी वो कम होगी। मुझे लगता है कि ये कथन सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कथन कह रहा है। कह रहा है कि डबल डेकर बसों में ऊर्ध्वाधर विस्तार अपेक्षाकृत कम होना चाहिए, जो वर्टिकल उसका एक्सपेंशन है, ठीक है, वो कम होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कह रहा है। तो यह कथन भी मुझे सही लग रहा है, ये बात समझिएगा अभी। फिर कह रहा है कि यात्रियों के खड़े होने की, रहने की अवस्था में बस की निचली मंजिल का जो वजन है वो बढ़ जाता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन एक बात और समझिएगा दोस्तों, अगर व्यक्ति खड़ा रहे या बैठा रहे तो वजन तो दोनों केस में बढ़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सी वाला ऑप्शन कोई मतलब नहीं, कोई इसका अर्थ नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति खड़ा रहे या बैठा रहे, वजन तो निचली मंजिल पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इससे उस व्यक्ति के खड़े होने या बैठने के संदर्भ में कोई रिलेशन मुझे नहीं दिखता है। तो सी वाला ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूं। पहली बात, डी वाला ऑप्शन देखते हैं हम क्या कह रहा है। कह रहा है कि जड़ता के परिणाम स्वरूप खड़ा हुआ व्यक्ति गिर सकता है, ठीक है। जो जड़ता होती है उसके, जो न्यूटन के जो थर्ड लॉ होते हैं ना, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, उसमें से सेकंड लॉ ये कहता है, जड़ता का नियम होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, देखिए मैं भी IIT के टाइम में पढ़ा था, मुझे लगता है कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं सही बता रहा हूँ। तो जड़ता का जो नियम होता है ये कहता है कि अगर आप खड़े हैं या फिर आप बैठे तो बिना फोर्स के आप वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अचानक से आपके ऊपर फोर्स लगे, गाड़ी चलेगी तो आप आगे की तरफ झुकेंगे या पीछे की तरफ झुकेंगे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं इस बारे में। लेकिन ये डी विकल्प मैं क्यों क्रॉस कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेट क्यों कर रहा हूँ, समझिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जड़ता का नियम तो चाहे वह व्यक्ति बैठा हो चाहे खड़ा हो, दोनों पर लगेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति निचली डेक में भी अगर खड़ा होगा तो वहां पर भी जड़ता का नियम लग रहा होगा। तो इसके संदर्भ में निचली डेक या ऊपरी डेक का कोई संदर्भ मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। तो मैं सी और डी को यहाँ पे एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब मैं कंफ्यूजन हूँ किसमें हूँ, ए और बी में। और मैं ये आप लोग को इस अप्रोच से इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे आंसर पता है, मैं आप लोगों को समझा इस तरीके से इसलिए रहा हूं ताकि आप लोगों के सामने जब क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं ना, मैं चारों विकल्प पढ़ रहा हूं, चारों को एलिमिनेट करने का प्रयास कर रहा हूं और फिर मैं कंक्लूजन में पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। यही अप्रोच आप लोगों को अपने एग्जाम टाइम में देना है,
ठीक है। करना क्या है आप लोगों को दोस्तों, जो यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट का समय ले रहे हैं प्रोसेस को समझने में और आपको समझाने में, वहां पर आपको उसको 15 सेकंड 20 सेकंड के अंतर्गत कंप्लीट करना होगा। और ये कब होगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। सी और डी को मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा हूँ, बचा आपके सामने ए और बी विकल्प। अब थोड़ा सा और ध्यान समझिए, एक प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सबसे उपयुक्त कारण। देखिए कारण कई सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कारण कौन सा। और पूरे एमसीक्यू जो होते हैं, जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, उनका एक मेन फंडा होता है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का पहला पेज देखेंगे तो वहाँ पर लिखा भी होता है इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत कि सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करें। ये नहीं कह रहा कि सही विकल्पों का चयन करें, नहीं, कह रहा कि सबसे उपयुक्त जो विकल्प हो। एक बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए और बी मुझे दोनों सही लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो ए है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझिएगा कैसे। ए कह रहा है कि अगर, जैसे मानिए यहाँ पर मैं आपको अगर डायग्राम बनाऊँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, ए, और ये आपका एक डबल डेकर बस के ऊपर वाली मंजिल पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी गाड़ी जा रही है। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या कहती है कि कोई व्यक्ति खड़ा है जितना दूर, तो उसके जो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि मानिए आपका वेट जो है वो, हम लोग कहाँ पर जो मास ऑफ ग्रेविटी होती है जनरली, वो सेंटर पोजीशन पे जनरली एग्जिट करती है। ठीक है, सिमेट्रिक बॉडीज में। लेकिन मानिए हम थोड़ा, हमारी बॉडी जो होती है वो असिमेट्रिक होती है, पैर थोड़ा सा पतला होता है, शरीर थोड़ा सा बड़ा होता है ऊपर का, तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा कहीं एक पोजीशन पर लाई करेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सारे व्यक्ति खड़े होंगे तो इस पूरी जो बस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वर्टिकली बहुत ऊंचा हो जाएगा, जिस कारण से जो बस होगी वो गिर सकती है, पलट सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर व्यक्ति खड़ा ना हो। अगर यही व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं अगर यहाँ व्यक्ति बैठा है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाएगा। और ये जो डिफरेंस होता है दोस्तों, इसी को कम करने के लिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपर डेक पर बैठा रहना चाहिए, खड़ा रहना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग समझिएगा। मुझे लगता है कि मैंने समझाने का आप लोगों को प्रयास किया। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, पहली बात। और ये क्वेश्चन में मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए वाला विकल्प। ठीक है, ए विकल्प इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है फिर से हिस्ट्री के संदर्भ में, आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल के बारे में। ठीक है, पत्र का नाम है अल हिलाल। कह रहे हैं इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, देखिए कि ये जो समाचार पत्र है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका उपयोग बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक उद्देश्य के विषय में लोगों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और मतलब हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, जहाँ पर किसी पत्रिका के बारे में, किसी संस्थान के बारे में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है अल हिलाल के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इसकी शुरुआत वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इतिहास में बहुत ही फेमस नाम है। ठीक है, मुस्लिम नेताओं में, तो ये आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी तब 1912 चल रहा था। ठीक है, 1912 वर्ष में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो एक बात समझिएगा, जो ये सेकंड स्टेटमेंट है वो बंगाल विभाजन की बात कर रहा है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 के टाइम पे। तो 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में 1912 में जो साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत होगी वो नहीं कहेगी। ठीक है, तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पत्रिका थी अल हिलाल, इसने जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसको समर्थन किया था, और जो मुस्लिम नेताओं हैं उनके बारे में उन सभी को जागरूक किया था। ठीक है, तो अल हिलाल असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की बात करता है, न कि बंगाल विभाजन की बात करता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझिएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, इसका सही आंसर हो गया केवल 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन है कि मीनामाटा कन्वेंशन पारे के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक वैश्विक संधि है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। ठीक है, क्वेश्चन में 2 चीज दी है, 2 इन्फॉर्मेशन दिया। पहला दिया एक मीनामाटा कन्वेंशन, दूसरा कह रहा कि ये पारे के संदर्भ में है। ठीक है, और एक वैश्विक संधि है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। मीनामाटा कन्वेंशन बहुत ही फेमस कन्वेंशन है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए एक शहर है और एक बे ऑफ मीनामाटा भी है। ठीक है, उस शहर के बगल में ही मीनामाटा की एक खाड़ी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, गूगल अर्थ पर मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूँ। देखिए आप लोग समझिएगा, ये रहा आप लोगों का गूगल अर्थ। ठीक है, यहाँ पर मैं मीनामाटा बे को सर्च कर रहा हूँ। अब देखिए ये आपका मीनामाटा बे दिखा रहा है आप लोगों को, ये हम लोग पहुँच गए मीनामाटा
बे में, ठीक है। तो मिनामाटा बे है क्या? जापान में मिनामाटा शहर के बगल में अवस्थित एक मिनामाटा खाड़ी है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं भारत के संदर्भ में अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखिए ये आपका भारत रहा छोटा सा, ठीक है। ओ नहीं सॉरी, एक सेकेंड, देखिए ये आपका भारत रहा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मिनामाटा बे जो जापान का एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग को मिनामाटा बे दिख रही होगी, ठीक है। अब हुआ क्या था मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो जो मिनामाटा शहर है वहाँ पर इंडस्ट्रियल जो अपशिष्ट निकल रहे थे उसके कारण से इस पूरा जो खाड़ी है इसका जो पानी से पारा जो मरकरी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो अपशिष्ट जल यहाँ पर बहाया जा रहा था उसमें मिथाइल मरकरी था, जिसके कारण से जो वहाँ पर मछलियाँ थी, जो अन्य जो समुद्री खाद्य पदार्थ थे वो सब दूषित हो गए और उसके कारण से वहाँ की जो जनसंख्या थी, जो स्थानीय लोग थे, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनके पीने का पानी दूषित हो गया, जो वो खाना खा रहे थे, जो मछलियाँ सेवन कर रहे थे, उससे इनके शरीर में अपंगता के शिकार को देखने को मिला, ठीक है। इस कारण से मिनामाटा कन्वेंशन के लिए 2017 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में एक क्या किया गया, एक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिनामाटा कन्वेंशन COP का आयोजन किया गया था और एक मिनामाटा कन्वेंशन पारित किया गया जो कि वैश्विक एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यहाँ पर ये आप लोगों को देखना, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों कि एक बाध्यकारी संधि है, ठीक है। तो यह कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है, यह एक बाध्यकारी संधि है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें एक सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इस कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता है। मैंने आप लोगों से बोला है जब भी ऐसा कीवर्ड है जैसे कि सभी, ठीक है, सभी, ये भी एक कीवर्ड है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पर सभी शब्द का प्रयोग किया तो ये जनरली गलत होते हैं ऐसे स्टेटमेंट। क्यों, मैं समझा रहा हूँ। कह रहा कि UN के सभी राष्ट्र मिनामाटा कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता है। देखिए सभी राष्ट्र तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, जरूर एक दो राष्ट्र ऐसे होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे, या फिर उसमें मान लीजिए आप चाइना ही वैसा राष्ट्र हो सकता है, या फिर USA या फिर अन्य छोटे छोटे राष्ट्र हो सकते हैं जो कि इस कन्वेंशन का विरोध कर रहे होंगे। तो यहाँ भी वही है, कुछ राष्ट्र जो विरोध करें इस कारण से उन्होंने यहाँ पर साइन नहीं किया है, ठीक है। भारत इसमें एक साइनकर्ता के तौर पर शामिल है, ठीक है, भारत ने इसको मंजूरी प्रदान की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन सत्य हुआ, सेकंड कथन जो है वो गलत हो गया। इसका आंसर हो गया दोस्तों केवल एक, यहाँ पर आप लोगों का सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखिए दोस्तों हम लोग, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय को भारत के राष्ट्रपति को अपनी सलाह देनी होती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को सलाह कब देनी होती है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ठीक है। पहला विकल्प क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले ताकि आप लोग आंसर दे सके कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। कह रहा कि अगर मूल अधिकारों की व्याख्या का कोई प्रश्न है तब सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। फिर कह रहा है कि समवर्ती सूची, जो 7th अनुसूची में समवर्ती सूची होती है, उसके विषय में अगर कोई विषय है टकराव एक केंद्र और राज्य के मध्य में, तब जो है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो सजेशन देगा। फिर कह रहा है कि संविधान के पूर्व कोई समझौता हुआ था और उस पर कोई विवाद हो गया है तब, ठीक है। अगला कह रहा है कि उन मुद्दों के संबंध में जो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जनरली यहाँ पर CJI की बात कर रहा है, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके संदर्भ में बात कर रहा है। कह रहा है कि वो भारत के राष्ट्रपति को सलाह कब देगा। तो एक बात समझिएगा, जो संविधान है उसका आर्टिकल 143 एक बात कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो 2 कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है, ठीक है। सलाह 2 कंडीशन में मांग सकता है, कब कब। पहला एक कंडीशन ये है कि अगर कोई सार्वजनिक महत्व से संबंधित कोई विधि है, कोई तथ्य, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तब जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांगेगा, सजेशन मांगेगा। ध्यान समझिएगा, यहां पर मैं बार बार एक कीवर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, सलाह, ठीक है। अर्थात सलाह जो भी होती है वो बाध्यकारी यहां पर नहीं होगी, ये एक परामर्श होगा, ये बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन क्या होता है कि संविधान पूर्व किसी संधि, समझौते या फिर कोई वचनबद्धता है भारत के द्वारा, तो उन विषयों पर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो ये 2 विषय यहां पर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ एक कंडीशन में सलाह देने के लिए बाध्य है, ठीक है। जैसे कि मानिए राष्ट्रपति था, ठीक है, राष्ट्रपति ने जो CJI से सलाह मांगी तो किस किस विषय पर मांग सकता है, 2 विषय पर। एक जो कि अगर कोई सार्वजनिक महत्व का विषय हो या फिर स्वतंत्रता से पूर्व की कोई संधि हो, उस पर, इन 2 विषय पर मांग सकता है। मानिए राष्ट्रपति ने पहले विषय पर मांगा, सार्वजनिक महत्व के विषय पर, तो जो CJI है वो कह सकता है कि मैं परामर्श नहीं दूंगा, वो कह सकता है, ठीक है। वो कहेगा नहीं कहेगा वो अलग बात है, लेकिन कह सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर
स्वतंत्रता से पहले की कोई संधि है तब अगर सलाह मांगता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, वो यहाँ पर मना नहीं कर सकता है। ये बात आप लोग ध्यान समझिएगा। लेकिन सुप्रीम जो सीजीआई है वो जो भी सजेशन देगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए कभी भी बाध्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति स्वतंत्र है, वो नहीं मानेगा तो उसको कोई मतलब नहीं, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा, ठीक है। अगला देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय मैदान जो ईस्टर्न कोस्ट होते हैं या फिर जो पश्चिमी तटीय मैदान है वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, उन दोनों का मिलन स्थल है, ठीक है। अगर आप लोग मैप देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है कि भारत का जो मैप है, ठीक है, बहुत सुंदर मैप मैं नहीं बना सकता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि ये आपका पश्चिमी तट है, ठीक है, और ये आपका पूर्वी तट है। इसके मध्य में यहाँ पर जो धनुष कोटी का रीजन है, जो कन्याकुमारी का धनुष कोटी है, केप कोमोरिन कहा जाता है इसको, ठीक है, वहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान दोनों का मिलन स्थल होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मैप का अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी के संदर्भ में, फिर से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन करने हेतु संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्य की विधायिकाओं का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, ठीक है। पहली बात, मैं यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसके लिए कितने तरीके विद्यमान हैं, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा प्रॉपर, ठीक है, कि इस तरीके से हम लोग संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। पहली बात, चलिए यहाँ पर पूछा है कि विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का साधारण बहुमत, ये कब चाहिए होगा हम लोगों को, ठीक है। 3 विकल्प आप लोगों के सामने दिया हुआ है। पहला है कि संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव के संदर्भ में अगर कोई संशोधन हम करने जा रहे हैं तब, या फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने जा रहे हैं तब, या फिर 7वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी सूची के संदर्भ में अगर मैं संशोधन करूं, मतलब संसद जो है वो संशोधन करे तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और कुछ संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर आते हैं। तो यहाँ पर जिसकी बात कर रहा है कि विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का बहुमत, ये जो संशोधन है दोस्तों, ये दोस्तों आप लोग का समझिएगा, ठीक है, ये संशोधन 368 के अंतर्गत आ गया। और यहाँ पर आप लोग को यह बताना कि इनमें से कौन कौन से चेंज करने के लिए हमको ये प्रोविजन को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है, मैं आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर बता दूँ तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पर अगर आप याद करने के तरीके समझिएगा, ठीक है, और मैंने अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप अपनी इस अंडरस्टैंडिंग के दम पर ऐसे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आप ये समझिए कि जिन जिन विषय पर राज्य की जो कार्यशक्ति है वो प्रभावित होगी, ठीक है, या फिर राज्य कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा, तब उन सभी विषयों पर संशोधन करने के लिए राज्य के अनुसमर्थन आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन, तो ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें राज्य का कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसमें संशोधन करने के लिए राज्य के अनुसमर्थन हमको आवश्यक नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि संसद और राज्य विधायिकाओं का चुनाव का संदर्भ में अगर कोई प्रश्न आता है दोस्तों, वहां पर संशोधन करना है तो इसमें भी हमको राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है, ठीक है। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते भी हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो तीसरा विषय दिया हुआ है कि 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची का जो विषय है वहां पर अगर हम संशोधन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सिर्फ तीसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। ऐसे कुछ और कंडीशन है, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया अगर है वहां पर संशोधन हम करेंगे, या फिर संघ राज्यों की कार्य शक्तियों का विस्तार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो शक्तियां उन पर कुछ संशोधन करेंगे, ठीक है, या फिर संसदों में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ठीक है, वहां पर कुछ संशोधन करेंगे। तो इन सभी विषयों के संशोधन करने के लिए हमको राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझिएगा, पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है। जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो लोग एक बार पॉलिटी के इस टॉपिक को वापस से कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे द्वारा यूपीएससी की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। 18 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक टेस्ट इसका हो चुका है हिस्ट्री का, और जिन दोस्तों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की, अगर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उनको पेपर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, पेपर के बारे में सारी डिटेल दी हुई है चैनल पर हम लोग की ऑलरेडी। और देखिए जो हम लोग का मेन मकसद है, आप लोग देख भी रहे होंगे, जो मेरे डेली अभ्यास की सीरीज चल रही है, यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन तकनीक पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, मैं जल्दी ही
प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें 2022 के लिए, ठीक है, अर्थात कौन कौन से सोर्स फॉलो करें, करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कौन कौन से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं हम लोग, कितने टेस्ट सीरीज लगाएं, उन सब पर एक शॉर्ट वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। मैं उस पर थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा एक बार स्ट्रेटजी फॉलो अच्छे से बना लेता हूँ, तब हम इस पर एक वीडियो डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग उस पर जल्दी चर्चा करने को तैयार आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 22 टेस्ट है, ठीक है, 8 फंडामेंटल है, 4 रिवीजन है, 8 फुल टेस्ट है और 2 स्पेशल टेस्ट है। स्पेशल टेस्ट कौन कौन से, इकोनॉमिक सर्वे और जो इंडिया ये बुक आती है भारत 2022, उन दोनों को हम लोग शामिल किया स्पेशल टेस्ट के अंतर्गत। और इसके अलावा टोटल 22 टेस्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 2000 रुपये, ठीक है। देखिए बहुत मिनिमम फीस है, अगर आप मार्केट देखेंगे, ठीक है, मार्केट आप देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा 15 हज़ार की 20 हज़ार की जो है टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलती है, ठीक है। उनके कंपैरिजन में हमारी जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है वो बहुत ही कम प्राइस की 2000 रुपये की। आप लोग सोचिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में 15,000 रुपये देकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आप लोग कितने टेस्ट देते हैं वहाँ पर आप लोग सोचिएगा, और या फिर वहाँ पर आप लोगों से जो टीचर्स होते हैं वो कितना कनेक्ट हो पाते हैं, कितना वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ पाते हैं कि आपने टेस्ट दिया नहीं दिया, कितनी वहाँ पर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो हमें जो टीम है वो 24/7 अवेलेबल है। आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर पेपर का डिस्कशन है, वो सब ऑलरेडी हमारे द्वारा किए जाएंगे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए दोस्तों यहाँ पर, आप लोग देखिएगा 8840751912, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं, या फिर 9519780078, इस पर आप लोग मैसेज करके जो भी जानकारी आप लोग चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, इस पर आप लोग सिर्फ मैसेज करिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करके आप लोग डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इस पूरे जो शेड्यूल है इसका वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पेपर कब कब होने वाले हैं, कैसे कैसे होने वाले हैं, ठीक है। इसके संदर्भ में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी देखिए ये डेली अभ्यास जो सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी। आप लोग बताइएगा कि पूरी सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है, ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से इनरीच करके इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। करंट अफेयर्स का आप लोग जान रहे हैं कि एक निःशुल्क करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोग द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, जहां पर हम लोग पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। गौरव सर, मैं सत्यप्रकाश सर, हम लोगों ने पूरे विजन की मैगजीन को जुलाई का जो है वो कंप्लीट कराया हुआ है। अगस्त की जो क्लासेज हैं वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो वो सारी क्लासेस करने से पहले आप लोग जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्लास से जो है शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे और अपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के तरीके उसमें सुधार कर रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।